हेलो ऑल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस। ओशन एसिडिफिकेशन क्या है या आर्कटिक क्या है डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक्स ज़रा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया गया है आर्कटिक का। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कुछ लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आर्कटिक के बारे में अगर देखें, ये है हमारा आर्कटिक ओशियन। दो बातें हैं हमारे पास, एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्कटिक, दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटार्कटिक। जो हमारा आर्कटिक है यह हमारा नॉर्थ में है, वहीं जो हमारा एंटार्कटिक है वो हमारा साउथ में है। जो आर्कटिक है वो अपने आप में एक ओशियन बॉडी है, वहीं दूसरी ओर एंटार्कटिक ये एक लैंड बॉडी है, ये कॉन्टिनेंट है। ओशियन के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर जो आइस कैप्स हैं या जो ग्लेशियर्स हैं वो रिलेटिवली थिन है, इसकी मोटाई रिलेटिवली कम है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग लैंड बॉडी के बारे में, एंटार्कटिक के बारे में बात करें, तो इसकी जो आइस है वो थिक आइस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये बेसिक काफ़ी काम में आएगा। अभी एक टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा काम आएगा, दैट इज़ आर्कटिक एम्पलीट्यूड का एक टॉपिक है। मैप पे आते हैं। मैप पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो ओशियंस हैं उसमें कौन बड़ा कौन छोटा है। तो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा जो आ जाएगा वो अपने आप में एक पैसिफिक है, ये तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। फिर हमारे पास एटलांटिक आ जाती है, एटलांटिक आ जाती है। नेक्स्ट इंडियन ओशियन आती है, सदर्न ओशियन आ जाती है। सदर्न ओशियन का मतलब जो एंटार्कटिक के चारों ओर में ओशियन बॉडी है वो हमारी सदर्न ओशियन है। और लास्ट में आ जाती है ये हमारा आर्कटिक। आर्कटिक इसको याद करने का एक तरीका काफ़ी फेमस है, दैट इज़ पैसा, PAISA। पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशियन और लास्ट में आर्कटिक। अगर सीक्वेंस में लगाने को आया तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात, आर्कटिक का अगर आप मैप देखेंगे तो इसके चारों ओर में कई सारे छोटे छोटे और भी सी हैं। जैसे एक है आपकी बोफोर्ड सी, जैसे आपका चुकची सी, यहीं पर हमारे पास में एक चुकची सी आ जाती है। यहीं पर हमारे पास में बेरिंग स्ट्रेट आ जाता है, बेफिन बे आ जाती है, ग्रीनलैंड सी आ जाती है, बेरेंट सी आ जाती है, कैरास सी आ जाती है। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। छोटी सी एक बात यहाँ पर और भी रहेगी, वो रहेगी लेब्राडोर करंट को लेकर के, बट वो हम लोग दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज में ही बात करेंगे कि लेब्राडोर करंट, ऐसा लेब्राडोर हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, गल्फ स्ट्रीम वीक हो रहा है, उसके बारे में। खैर लेब्राडोर तो यहीं से निकलती है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ द ओशन बॉडी दैट यू नीड टू नो, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया इस मैप्स को लेकर के आखिर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली इसी तरीके से, चूँकि आर्कटिक का एक ओशन बॉडी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पिघलता जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर एक काउंसिल बनाई गई है जिसे हम लोग आर्कटिक काउंसिल भी बोलते हैं। यहाँ पर एक काउंसिल बनाई है जिसे हम लोग आर्कटिक काउंसिल भी बोलते हैं। अब इस आर्कटिक काउंसिल में वो सारी कंट्रीज़ होंगी जो इस आर्कटिक का पार्ट होंगी, सीधी सी बात है। तो इस आर्कटिक के पार्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जा रही हैं अगर आप देखेंगे तो दिस कैन ईजिली भी आइडेंटिफाइड, बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। अलास्का वाला एरिया आ गया यानी USA आ गया, फिर आपका कनाडा आ गया, ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क की टेरिटरी आ गई तो डेनमार्क हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सारी आ गई, फिर हमारे पास में आइसलैंड का एरिया आ गया, फिर इसी तरीके से रशिया का पार्ट आ गया। तो वो सारी टेरिटरीज विच आर पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन या विच आर शेयरिंग बॉर्डर विद द आर्कटिक ओशियन, दे विल बी पार्ट ऑफ आर्कटिक काउंसिल। इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि आर्कटिक में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आइस की मेल्टिंग हो या फिर वार्मिंग हो, इनको देखना, इस पर जो भी काम करना है, जो भी एक्शंस लेने हैं, वो सभी काम करना इस आर्कटिक काउंसिल का मेन फंडा है। यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर जान करके रखिएगा, दिस इज़ ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर दो कंट्रीज़ हैं, एक है इंडिया और दूसरा है चाइना। इंडिया काफ़ी आगे रहता है इन सब मामलों में और चाइना काफ़ी ज़्यादा एमिशन करता है, तो दोनों को इंक्लूड करके
रखा गया है आर्कटिक काउंसिल में। 2014 पर इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से बातें आ जाती हैं इंडिया इन आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक अपने आप में एक रिसर्च स्टेशन भी है जहां पर हम लोग देखते हैं क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, और भी छोटी मोटी यहाँ पर चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या क्या बातें हो रही हैं। इस आर्कटिक में भी हमारे पास में रिसर्च स्टेशंस हैं और एंटार्कटिक में भी हमारे पास रिसर्च स्टेशंस हैं, और ये इधर उधर करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आर्कटिक में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 2 रिसर्च स्टेशंस हैं। एक है हमारे पास में हिमाद्री, तो दिस इज़ हिमाद्री हो गई, और इसी तरीके से हमारे पास में है इंड आर्क। जो इंड आर्क हो गया या हिमाद्री हो गई, दोनों ही नॉर्वे में लगाया गया है, दिस इज़ इन नॉर्वे। एक 2008 में लगाई गई थी, दूसरी 2014 में लगाई गई है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ईयर याद रखने की। यहाँ पर देखिए हिमाद्री के बारे में बता दिया गया, दूसरा है हमारा इंड आर्क, ठीक है। अंटार्कटिक में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो रिसर्च स्टेशन है, एक हो गई दक्षिण गंगा, दिस इज़ दक्षिण गंगोत्री। दूसरी रिसर्च स्टेशन है मैत्री, और इसी तरीके से सबसे रीसेंट वन है भारती, 2012 में की गई है। तो ये हमारे रिसर्च स्टेशंस हो गए जो कि अंटार्कटिक में लगाए गए हैं इंडिया के द्वारा, और हिमाद्री और इंड आर्क ये दोनों लगाए गए हैं आर्कटिक में। तो दोनों ही रिसर्च स्टेशंस हैं, और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस वगैरह होती हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, दैट इज़ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम लोग ज़रा पहले समझते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास में 2 एरियाज़ आ रहे थे। एक हमारे पास में आ रही है आर्कटिक का एरिया, और दूसरा आ रहा है हमारे पास में एंटार्कटिक का एरिया। हम लोगों ने ये भी देखा कि आखिर में जो आर्कटिक है ये अपने आप में एक ओशियन बॉडी है, ये एक ओशियन बॉडी है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा एंटार्कटिक है ये एक लैंड बॉडी है, टेरेस्ट्रियल बॉडी है, ये एक लैंड बॉडी है। जो ओशियन बॉडी है यहाँ पर जो आइस की लेयर होगी वो रिलेटिवली थिन लेयर होगी, कारण आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक फिजिक्स है। लैंड बॉडी पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आइस कवर आपको काफ़ी थिक मिलेगा, और ये कारण सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे दिस इज सपोज लैंड, तो लैंड के साथ में जो भी यहाँ पर इसकी सरफेस हीट होगी, स्पेसिफिक हीट होगी, या फिर यहाँ पर जो भी लेटेंट हीट होगी वो अलग तरीके से बिहेव करेगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर वाटर बॉडी ही नीचे हो। अगर आप पानी में देखेंगे तो बर्फ़ की लेयर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होने पाती है, वहीं दूसरी ओर अगर आप ज़मीन पे देखेंगे तो यहाँ पर बर्फ़ की लेयर रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। यही बस बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब ज़रा यहीं से समझिएगा कि आखिर में कहानी क्या चल रही है। ये मान लेते हैं कि हमारा आर्कटिक का एरिया है, और वहीं दूसरी ओर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एंटार्कटिक का एरिया है। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आर्कटिक एम्पलीट्यूड का। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में आर्कटिक के एरिया में सपोज़ इतनी मोटी अगर आइस की लेयर है, सपोज़ दिस इज़ द आइस लेयर, तो अगर हम लोग ये आर्कटिक में बना रहे हैं तो हमें ये पता है कि अंटार्कटिक में और ज़्यादा थिक होगी। ये जो आइस की लेयर होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा थिक होगी एज़ कम्पेयर टू आर्कटिक। अब दोनों ही जगहों पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी दोनों ही जगहों पर अब मेल्टिंग होनी शुरू होगी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सनलाइट जो पड़ रही है, ये हमारी सनलाइट यहाँ पर भी पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर भी हो रही है, और यहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दोनों ही जगहों पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो धीरे धीरे होगा ये कि आपका जो सरफेस है दैट विल स्टार्ट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मान लेते हैं कि पहली लेयर मान लेते हैं मेल्ट हो जाती है, ये जैसे ही मेल्ट होगी तो अब हमें पता है कि जो आइस है वो आइस अगर रहती तो यहाँ पर 90% रिफ्लेक्शन हो जाता, 90% रिफ्लेक्शन हो जाती है, और जो 10% है वो बच जाती है और वो मेल्ट कराती है, यानी कि यहाँ पर लेटेंट हीट मिलेगी, अल्टीमेटली द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, पानी में बदल जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो आर्कटिक में इट इज़ वेरी इजी, ये आसानी से यहाँ पर मेल्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर मेल्टिंग ज़्यादा जल्दी हो जा रही है एज़ कम्पेयर टू एंटार्कटिक, क्योंकि यहाँ पर आइस की लेयर रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अपने आप में एक लैंड बॉडी है जो कि जल्दी ठंडी जल्दी गर्म दोनों होती है, तो यहाँ पर जो आइस की लेयर है दैट दे विल सैचुरेट इटसेल्फ, मतलब ये स्टेबल बना करके रखा रहेगा। मतलब यहाँ पर कभी भी हमें मेल्टिंग टाइप की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, सरफेस देखने को नहीं मिलेगा, आइस यहाँ पर बराबर बनी रहेगी। क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्कटिक का जो भी पानी का सरफेस का जो सी सरफेस टेम्परेचर होगी
वो सी सरफेस टेम्परेचर दैट विल बी हायर देन अंटार्कटिक। यहाँ का जो आर्कटिक का अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो यहाँ पर रिलेटिवली 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिल रहा है तो एंटार्कटिक का हमें टेम्परेचर चेंज केवल और केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही देखने को मिलेगा। क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्कटिक का एरिया अब ज़्यादा वार्म हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एंटार्कटिक का एरिया? रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा। यही हमारा जो बेसिक फैक्ट यहाँ पर निकल करके आया है कि आर्कटिक ओशन बॉडी है, वहीं दूसरी ओर एंटार्कटिक अपने आप में लैंड बॉडी है। जो आइस की लेयर होगी दोनों में डिफरेंट होगी। यही जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि आर्कटिक में ओशन बॉडी होने के कारण से दिस विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड द सी सरफेस वाटर विल बी हैविंग रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द एंटार्कटिक। और यही जो एम्प्लीफिकेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। दिस इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन में यहां पर अगर लिखा रहेगा कि वार्मिंग ऑफ द सरफेस तो आप आंसर मार्क कर दीजिएगा वार्मिंग ऑफ ओशियन या फिर वार्मिंग ऑफ सरफेस। यही आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। क्विकली अगर इसको देखें, यहाँ पर आपका कंसेप्ट दिया गया आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का, तो यहाँ पर यही है कि राइज इन द एयर सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगी, इंटेंसिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, लेस रिफ्लेक्शन, मोर एब्जॉर्प्शन, रिलेटिवली ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और फिर अल्टीमेटली वार्मिंग होकर के एनर्जी निकल जा रही होगी। अब यहाँ से देखिए एक बात तो आप ये बोल सकते हैं कि द एरिया विल स्टार्ट बिकमिंग नेविगेबल, ये नेविगेबल बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि नेविगेबल बनाने के चक्कर में आपने सी लेवल काफ़ी ज़्यादा राइज करा दिया। अब सी लेवल पे जो बातें आ रही हैं तो इस पर भी ज़रा क्विकली एक बार हम लोग ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि सी लेवल राइज कब कब होगा और आखिर में इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो सी लेवल राइज के बारे में अगर बात किया जाए, यहाँ पर ज़रा समझिएगा, हमारे पास में 2 मेन रीज़न होता है सी लेवल राइज के। एक होता है मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर ग्लेशियर्स बोल सकते हैं इसको, और दूसरा हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। दोनों ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आइस है उसको हीट मिली है, आइस को हीट मिली है और इस हीट मिलने के कारण से, लेटेंट हीट होने के कारण से फाइनली यहाँ पर ये वाटर में तब्दील हो गया है। चलिए ठीक है, अब वाटर में तब्दील 2 तरीके की ग्लेशियर हो रही है। एक ग्लेशियर जो ऑलरेडी ओशियन में मौजूद है और दूसरी ग्लेशियर जो कि लैंड पर है ये वाली ग्लेशियर। एक डायग्राम बनाते हैं ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। मान लेते हैं कि ये हमारा सपोज़ लैंड एरिया है और यहाँ से हमारा फिर ये ओशियन स्टार्ट हो गया है। ये हमारा मान लेते हैं कि ओशियन बॉडी है, दिस इज़ सपोज द ओशियन बॉडी, और दूसरी तरफ हमारे पास में यहाँ पर लैंड सरफेस है। अब दोनों ही साइड में मैं यहाँ पर आइस बनाना शुरू करता हूँ। मान लेते हैं कि आइस के क्रिस्टल्स हैं, ये हमारे आइस के क्रिस्टल्स हैं, इस तरीके से आइस के क्रिस्टल्स हैं और ये पूरा का पूरा आइस है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा ये आइस के क्रिस्टल्स हैं जो कि इस तरीके से जमे पड़े हुए हैं। येलो पोर्शन हमारा आइस है। अब ज़रा समझिएगा, फिजिक्स में एक प्रिंसिपल होती है जिसको हम लोग आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल बोलते हैं। इस आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल का ये कहना है कि जो ओशन के सरफेस पर अगर कोई सॉलिड अगर आप रखेंगे तो वो उतना वाटर ही अपने मास के बराबर, अपने द्रव्यमान के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप देखेंगे तो इतना सरफेस को, मतलब कि इस लाइन के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओशियन में जितने भी आइस हैं, ग्लेशियर है, इसके मेल्ट होने के कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ सी लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी लेवल पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? कारण उसका आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो दिस इज आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, जहाँ पर बॉडी अपने मास के बराबर जो वाटर है वो डिस्प्लेस कर लेगी और डिस्प्लेस करने के बाद में जब ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट करेगा तो इसी खाली हुए जगह पर ही पानी भर देगा। तो यहाँ पर वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा सरफेस का लैंड सरफेस पर है, इस लैंड सरफेस पर जो आइस है जब ये मेल्ट होकर के अल्टीमेटली बह करके एक्स्ट्रा वाटर बनाएगी, ये तो आपका एक्स्ट्रा वाटर बना रहा है जब ये मेल्ट करेगा, क्योंकि दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस ओशियन। तो एक्स्ट्रा वाटर अल्टीमेटली जब बनाएगा तो ये जा करके सी लेवल का जो सी लेवल जो है वो राइज कर देगा, सी लेवल राइज कर देगा। और इस तरीके से जो ओशियन वाटर है वो एक्सपैंड, मतलब कि ओशियन वाटर जो है वो सी लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, ओशियन में पानी का लेवल जो है बढ़ जाएगा।
तो अगर यहाँ पर बात करें कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का मतलब ये हो गया कि जो लैंड सरफेस पर ग्लेशियर्स हैं उनके कारण से जो आइस है वो बढ़ जाएगी। दूसरा रीज़न होता है थर्मल एक्सपेंशन को लेकर के। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यही हो गया, कोई भी बॉडी हमारे जो भी सरफेस पर अवेलेबल है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें अपना एक एक्सपेंशन होता है। जैसे अगर आप लोहे को गर्म करेंगे तो एक्सपेंशन होगा। रेल की पटरियां आप लोगों ने सुना होगा, बीच बीच में जो गैप होते हैं एक्सपेंशन होता है उसमें, इस वजह से गैप रखा जाता है। सेम वैसे ही वाटर में जब इस वाटर को हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे तो इस एनर्जी के कारण से इस वाटर में भी, वाटर के मॉलिक्यूल में भी हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और जब एक्सपेंशन होगा तो सीधी सी बात है, द वॉल्यूम इज फिक्स। वॉल्यूम तो फिक्स है, पानी का लेवल राइज कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो गई है। तो यही दोनों रीज़न आ जाते हैं। इन दोनों रीज़न में अगर आपसे पूछा जाए ज़्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ डोमिनेटिंग ओवर द अदर, तो यहाँ पर जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है ये डोमिनेट करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर डोमिनेट करता है, इसका जो सी लेवल राइज पर इफेक्ट है वो रिलेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल एक्सपेंशन। बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में जरा समझते हैं कि आखिर में ये ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ॉम्बी आइस को लेकर के। ज़ॉम्बी आइस या फिर डूम्ड आइस के बारे में यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है। क्या चीज़ है ये जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है लैंड के पास में, ये जो हमारा एक्स्ट्रा आइस था, ये वाला जो एक्स्ट्रा आइस है, जो लैंड सरफेस पर एक्स्ट्रा आइस है, ये मेल्ट होकर के जब पानी में जा रही है तो ये एक ज़ॉम्बी आइस के फॉर्मेट में जा रही है। मतलब जो भी आइस जब पीछे से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये मेल्ट होकर के अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट गोइंग इनटू, ये अब ओशियन में जाना शुरू कर देगी और इसी को हम लोग बोलते हैं ज़ॉम्बी आइस। एक मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट विल इवेंचुअली रेज सी लेवल सरफेस एटलीस्ट 10 इंच से ये बड़ा कर देगा। एक ऐसा आइस दैट इज अटैच्ड टू द थिकर एरिया ऑफ आइस बट इज नो लॉन्गर गेटिंग फेड बाय द दोज लार्ज ग्लेशियर बिकॉज ऑफ पेरेंट ग्लेशियर आर गेटिंग लेस रिप्लेनिश्ड स्नो। ध्यान रखिएगा, ये लैंड पर होता है, ओशियन पर ये नहीं होता है। ज़ॉम्बी आइस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आर्कटिक है वो एम्प्लीफिकेशन के कारण से ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, हीटिंग इसकी फास्ट हो रही है, 4 टाइम फास्ट हो रही है एज कंपेयर टू द अदर एरियाज। इसके पीछे क्या रीजंस है ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड एक छोटा सा पॉइंट है जो कि यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाला जाता है। डिटेल्स इसकी कोई भी खास ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है ओशन एसिडिफिकेशन को लेकर के। ओशन एसिडिफिकेशन, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन में पानी से जो वाटर होती है, रेनफॉल होती है, तो ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेट में H2CO3 के फॉर्मेट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ओशियन में आ जाती है। ये बात यहाँ पर दिखाई भी गई है। अगर हम 1800 के दौरान में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एटमॉस्फेरिक जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो रिलेटिवली कम होता था, एक सैचुरेटेड फॉर्मेट में था। और यहीं से फिर सारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण से जो कहानी कार्बन डाइऑक्साइड की है या जो कहानी कार्बन एमिशन की है वो बढ़ना शुरू हो गई थी और फिर फाइनली हमें आज की डेट में एक हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 देखने को मिल रही है। ठीक है, हमारे पास में जो भी एटमॉस्फेरिक CO2 है ये अल्टीमेटली ओशियन में जाती है। ओशियन में जाने के बाद में फिर फाइनली इसके कुछ पार्ट कार्बोनिक एसिड में बदलते हैं, कुछ पार्ट या हाइड्रोजन फ्री आयंस के फॉर्मेट में होते हैं और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्मेट में होते हैं। यही जो हमारा कार्बोनेट आयन है फिर फाइनली ये जितने भी हमारे पास में कोरल हैं या जितने भी हमारे पास में इस तरीके के सी वीड्स या जितने भी ओशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कलेक्ट कर ली जाती हैं और फिर फाइनली जितने भी हेल्दी कोरल, मस्क हो गया या मरीन जो कैल्साइट्स होते हैं ये अपने आप को डेवलप करने में यूज़ कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जो कोरल्स है, कोरल्स के डेवलपमेंट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें से एक रिक्वायरमेंट ये भी है इसकी pH लेवल, स्लाइट सैलिनिटी होनी चाहिए। ये बात आपको पता होगी। हमें कोरल के लिए 3-4 कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे सी लेवल, जो हमारा सी सरफेस का टेम्परेचर है, शैलो वाटर होना चाहिए, साथ में इसकी सैलिनिटी बहुत ही लाइट होनी चाहिए। तो ये अगर एसिडिफिकेशन हो जाएगी देन देयर विल बी चेंज इन द सैलिनिटी पैटर्न ऑल्सो।
तो यहाँ से जो कोरल्स होंगे वो अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो कोरल पहले हेल्दी हुआ करते थे वो अब खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डैमेज, ओशियन डैमेज देखने को मिलेगा और मरीन इकोसिस्टम में हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अब ये ओशियन एसिडिफिकेशन हुआ क्यों है? कारण अगेन सिंपल है, कार्बन एमिशन। रिसर्चर ने यही बात बताई है कि जो वेस्टर्न रीजन ऑफ द आर्कटिक ओशियन है, इसमें एसिडिक लेवल, जो एसिडिटी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। कारण उसका सिंपल है, एक तो मेल्टिंग होती जा रही है क्योंकि आर्कटिक का जो दिस इज एक्चुअली मेल्टिंग, जो हमारे आर्कटिक का एरिया है वो अपने आप में ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है। इन दोनों के कारण से फाइनली हमें ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो पीएच की लेवल होती है, जिसे सोरेनसन ने खोजा था, ये पीएच की लेवल रिलेटिवली कम होना शुरू हो जाती है। जो पीएच है वो 1 to 14 के बीच में वेरी करता है। 1 से 6 तक हम लोग बोलते हैं इसको कि ये एसिडिक है। 8 से 14 तक हम लोग बोलते हैं कि ये बेसिक हो गया है। जो 7 है वो न्यूट्रल बना होता है। नॉर्मली जो ओशियन वाटर है वो 7 से 8 के बीच में होता है। पीएच लेवल इसका 7 to 8 होता है और इसे हम लोग स्लाइट सैलाइन बोलते हैं, स्लाइट एल्कलाइन हो जाती है। वही अब ये 6 और 6 से कम होना शुरू हो गई है, यानी ओशियन में एसिडिफिकेशन होना शुरू हो गई है। प्राइम रीज़न इसका सिंपल है, कार्बन का जो एमिशन है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको लेकर के कुछ बॉडीज़ बनाई गई हैं, जैसे एक है गोवा ऑन। गोवा ऑन का मतलब हो गया ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2012 में बनाई गई थी और ये कोलैबोरेटिव नेटवर्क है जो कि ओशन एसिडिफिकेशन को ही देखता है। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। बॉडी के बारे में ध्यान रखिएगा बस। क्लियर? एक छोटी सी बॉडी और है, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम। ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम। ये काफ़ी पहले बनाई गई थी, 1991 में ही बनाई गई थी और ये बनाई गई थी आईओसी के द्वारा। आईओसी दैट इज इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। ओशियनोग्राफिक कमीशन, ये जो कमीशन है यूनेस्को का पार्ट है, तो यूनेस्को का ये पार्ट हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो बॉडी है ध्यान रखिएगा, पास्ट ईयर में इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रिपीट होने के एक चांसेस होते हैं। छोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके जो आंसर है उसको निकालने में हेल्प करता है। ये हम लोगों ने पूरी बातें की हमारी ओशन एसिडिफिकेशन और आर्कटिक जो काउंसिल है उसको लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशंस को लेकर के, जो कि थोड़ी सी रिलेटिवली बड़ी क्लास रहेगी। जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।